है कि ईरान के साथ कोई इस समय क्यों खड़ा नहीं है। इवन दो कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी नेशन है, ऑल दो कि वहां शिया लोग रहते हैं, बट क्या वो रीजन है, क्या वो सवाल आपके मन में आता है? अक्सर हमारे एग्जामिनेशन हॉल में हमसे पूछा जाता है। वो वाई का सवाल जो है, वो जो वाई है वो बहुत बड़ा है। आप न्यूज को सिर्फ एक एंगल से मत देखिए कि वहां पे फायरिंग हो रही है, मिसाइल दागे जा रहे हैं, बट वो वाई जब आपका क्लियर होगा तो आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि आखिर क्या रीजन है कि इस समय ईरान अकेला खड़ा हुआ है और उसके साथ कोई खड़ा नहीं। तो वो जो वाई है वो मैं आपको समझाऊंगा, और इसके बाद कभी भी आपको ईरान की हिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा बैकग्राउंड में लेके चलता हूं, एक मैप को आप जरा ऑब्जर्व करिए। जितना आप इस मैप को ऑब्जर्व कर पाएंगे उतनी क्लैरिटीज आपको आती जाएगी। आखिर इस मैप में ऐसा क्या है जो हमें समझने की जरूरत है, और अगर आप नोट करेंगे तो इस मैप के अंदर दो चीजें बड़ी क्लियर दिखाई गई। एक रीजन जो मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पे आप देखेंगे तो ये ईरान का रीजन आपको जो दिख रहा है। पहले इसके बारे में क्लियर करते हैं, ये ईरान का, मैं अगर इसके बॉर्डर्स को कनेक्ट करते चलूं तो अगर आप देखेंगे तो ये एरिया कहां से कनेक्ट होता है जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं कनेक्ट कर रहा हूं, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले वर्ड ईरान जरा देखिए, दुनिया का सबसे पुरानी और अजीम सिविलाइजेशन, यानी अगर आप एक सिविलाइजेशन पढ़ने जाएंगे तो आपको सबसे पुरानी सिविलाइजेशन ईरान में देखने को मिलेगी। सबसे पुरानी सिविलाइजेशन में से एक है। पिछले करीबन अगर आप नोटिस करेंगे तो 500 साल की अगर मैं बात करूं, यानी कि 500 साल अगर हम ईरान की लगभग इन्हीं बॉर्डर्स के बारे में बात करें, जो ये बॉर्डर्स आपको दिख रहे हैं, तो कहीं सारे बॉर्डर्स जो हैं, ये देश जो है अलग अलग देश के दूसरे दूसरे कोनों से जुड़ता है। तो इस मैप के ऊपर मौजूदा जितने भी आपको और कंट्रीज देखनी है उनको आपने समझना है, और फिर आपको ये समझ में आएगा कि आखिर ईरान अकेला क्यों खड़ा है। और शायद कोई ऐसा सुपर पावर आज तक रहा हो, सुपर पावर की जब मैं बात कर रहा हूं, अमेरिका को आप ले लीजिए, वह दुनिया के किसी भी सुपर पावर, वो रशिया को ले लीजिए, जितने भी सुपर पावर हैं, जिसने भी ईरान को टेक ओवर करने की कोशिश की है, या वो चाहे रोमन हो, अरब ने अटैक किया, मंगोल्स का अटैक हुआ, तुर्क्स का अटैक हुआ, रशिया को ले लीजिए या ब्रिटिश को ले लीजिए, हर एक ने ईरान को जीतने की कोशिश की, लेकिन पूरी तरह कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाया। ये एक सवाल है और ये आप मिस करते हैं। अब सवाल ये है कि सर इतने लोगों ने अटैक किया और कोई भी उसको जीत नहीं पाया, तो सवाल एक आता है कि सर ऐसा क्या है ईरान के पास? ऑल दो हम सब जानते हैं कि वो इतना न्यूक्लियर पावर, इतना बहुत बड़ा विशाल नहीं है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। तो सवाल ये खड़ा है कि सर अगर इतने लोगों ने अटैक किया, 500 साल से अटैक चल रहा है, तो ईरान को कब्जा करना तो बहुत ईजी है। अब ये आपको समझना है कि ईरान कब्जे में क्यों नहीं हो रहा है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह है इसकी लोकेशन। यानी हम ये कह सकते हैं कि ईरान अगर अभी बचा हुआ है, लिटरली दुनिया का अगर आप कोई कंट्री मैप की उठा के देखेंगे, सवाल यही है कि आखिर ईरान हर बार क्यों बच जाता है। तो अगर आप देखेंगे तो इसको मूव करके का, यानी कि मैं अगर इसका अफगानिस्तान, पाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान इस साइड के रीजन देखूं, और फिर आप इस साइड के रीजन देखिए, यानी कि ऊपर के ऊपर आपको टर्की देखने को मिलेगा, इराक देखने को मिलेगा, सऊदी अरब को देख लीजिए, तो हम ये मानते हैं ईरान लिटरली दुनिया का क्रॉस रोड पर बैठा हुआ है। क्रॉस रोड का मतलब है बीच से गुजर के जाना। यानी ये वाला जो रीजन है, इसको आप प्लस में अगर कर लेंगे तो अफगानिस्तान से ये क्रॉस रोड है, यानी इस एरिया को इससे मैच होने के लिए ईरान को पास करना है, इन एरिया को पास करने के लिए, इस साइड जाने के लिए हमेशा क्रॉस रोड पर ही बैठा हुआ। अब आप बोलेंगे कौन कौन से एरिया? देखिए अगर आप यूरोप जाते हैं, अफ्रीका हो या एशिया को, कोई भी इनडायरेक्टली कनेक्शन जो है वो हमें इसी एरिया से होके जाना है। तो आज का ईरान जो है वो 7 कंट्रीज के 7 बॉर्डर को शेयर करता है। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट में आपको ये समझना है कि आखिर वो कौन कौन से एरियाज हैं जिनके साथ वो कनेक्ट। तो मैं कह रहा हूं कि आज का ईरान लगभग 7 कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है। अगर मैं ईस्ट में देखूं तो ये आपका रीजन रहता है पाकिस्तान, बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां ऑलरेडी वॉर चल रही है। इसी ईस्ट में अगर आप देखेंगे तो एक और रीजन के साथ टच करता है, इसको हम अफगानिस्तान कहते हैं। अगर मैं थोड़ा सा ऊपर जाऊं तो यहां पे आपको एक रीजन देख रहा है, यह है तुर्कमेनिस्तान के साथ टच करता है। फिर उसके बाद आपके साथ है उज्बेकिस्तान, और यहीं पे एक रीजन आपको और देखने को मिलेगा, इसका एक सबसे बड़ा इंपैक्ट तुर्कमेनिस्तान। और वेस्ट में अगर मैं थोड़ा सा मुड़ जाऊं, जो मेजर एरियाज हैं वो है आपका इराक। उसके बाद अगर मैं थोड़ा सा ऊपर चले जाऊं तो इसके बाद आपका टर्की। इसके बाद अगर मैं देखा जाए तो एक है हमारा आर्मेनिया, एक हमारा यहां पे देखेंगे तो ये आपका अजरबैजान एरियाज है। तो हमने दोनों एरियाज में देखिए तो सिंपल सा ये बात समझ में आए कि ईरान अपने साथ 7 अलग अलग कंट्रीज को, यानी ईस्ट में भी और वेस्ट में भी बहुत सारे बॉर्डर शेयर करता है। तो एक पॉइंट ये क्लियर हो गया कि ईरान गिरा हुआ है, बीच में फंसा हुआ है और अलग अलग एरियाज है।
मैंने जिन कंट्रीज के भी नाम लिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इराक, टर्की, आर्मेनिया और अजर, इनकी हिस्ट्री निकाल के देखिए, दे ऑल आर बिलोंग्स टू द मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री। अब आपके मन में एक सवाल होता होगा कि सर अगर ईस्ट वाला और वेस्ट वाले दोनों मुसलमान कंट्रीज मिल जाए आपस में, तो ये तो सेफर जोन हो गया, इसको तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैं जिन भी कंट्रीज, पाकिस्तान इज अ मुस्लिम डोमिनेंट कंट्री, अफगानिस्तान इज अ मुस्लिम डोमिनेंट कंट्री, ऊपर चलेंगे तो तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, इस साइड में अगर आप आके जाते हैं तो यहां पे भी आपको सऊदी अरब देखने को मिलेगा, ओमान जिनके साथ उनकी अच्छी रिलेशन रही, उसके बाद अजरबैजान, टर्की को आप देख लीजिए, सीरिया देख लीजिए, जॉर्डन देख लीजिए। सवाल मन में एक है जो आपको फाइंड आउट करना है कि इतनी मुस्लिम कंट्री, एक कंट्री भी इस समय उनके साथ खड़ी नहीं है, तो रीजन कहां पे फंसा हुआ है? देखिए, इसके अलावा भी ईरान, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी पड़ेगी, देखिए ईरान को मैं इस मैप से समझा सकता हूं, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। अब हो गई 7 कंट्री, इसके अलावा ईरान के 3 सीज के एक्सेस भी है। ईरान के पास इस समय 3 सी एक्सेस, मतलब एक तो आपका नॉर्थ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी मैं जब नॉर्थ में इसका कैस्पियन सी है। अब आपको याद होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही उसको वहां का रिच हेरिटेज, आप ये कह सकते हैं जियोग्राफिकली कितना हाई लेवल का बनाता है। अगर मैं नॉर्थ की ही बात करूं तो साउथ में इसके पास क्या है, तो साउथ में इसके पास, या आप ये कह सकते हैं कि क्यों हर कोई इसको अटैक करना है, तो साउथ में इसके पर्शियन गल्फ, तो ये 2 चीजें आपको याद रखनी है, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान आप कह सकते हैं। इसके साउदर्न साइड पर दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है या चेक पॉइंट कह सकते हैं, जिसको हम कहते हैं स्ट्रेट ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेट ऑफ हुमास। अब ये वाली चीज है, ये आपको यहां से समझनी पड़ेगी। ये जो एरिया मैं आपको दिखा रहा हूं, ये बहुत बड़ा एरिया है इनके पास। अगर आप ये लोकेट, इस समय ये ईरान के अंडर में है, ये वो एरिया है, दुनिया का जितना भी तेल हमारे पास आता है वो यहीं से होते हुए बाहर के दूसरे देशों में जाता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि लगभग करीबन 20% आपका जो तेल है, 20%, फिर से मैं पॉइंट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज, यानी कि जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल और गैस सप्लाई गुजरता है, अगर ये ब्लॉक हो जाए तो ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो हिल सकती है। मतलब एक पॉइंट और क्लियर हो गया कि ईरान अगर इस चीज को ब्लॉक कर दे, यानी ये ऑलरेडी ब्लॉक हो चुका है अभी, क्योंकि अभी हालात बहुत है, इसीलिए आपको क्या देखने को मिल रहा है कि भले ही वॉर ईरान में हो या उसके इंपैक्ट कहां कहां है, दुनिया की हर एक कंट्री को इसके इंपैक्ट भुगतने पड़ेंगे। और आने वाले दिनों में आपको ये देखना पड़ेगा कि एक इकोनॉमिकली बहुत बड़ा लॉस होने वाला है, और उसका रीजन है जब आपका 20%, लगभग 20% तेल खत्म हो जाए, गैस सप्लाई बंद हो जाए। और ये याद रखना, ये ईरान के अंडर में, यही वजह है कि अगर कोई भी कंट्री ईरान के ऊपर अटैक करती है, वो आप अमेरिका की बात कर रहे हैं, वो इजराइल की बात कर रहे हैं, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज कौन से हैं। तो इस समय हम कुल मिला के जो बात है वो है, एक तो आपका नॉर्थर्न कैस्पियन सी, दूसरा साउथ में आपका पर्शियन गल्फ एरिया जो कि ओमान को टच करेगा, और जहां से दुनिया के लगभग 20% ऑयल निकलते हैं, यानी इस रास्ते की मैं बात कर रहा हूं जहां से सारा सप्लाई होता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज, होपफुली आपने इससे पहले भी सुना होगा। ये ग्लोबल इकोनॉमी का एक ऐसा इंडिकेटर है, और हम दुनिया में सबसे ज्यादा तेल यहीं से लेते हैं। अब सवाल है कि सर ये सारी चीजें समझ में आ गई, लेकिन क्यों इसके ऊपर अटैक हो रहा है? तो इसकी एक कहानी जो हिस्ट्री में आपको जाना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट, मैं थोड़ा सा आपको इसकी कहानी में दिखाता हूं। अगर आप ये मैप नोटिस करें तो ये जो एरिया है जिसके बारे में मैंने कैस्पियन सी के बारे में बताया, ये आपका पर्शियन गल्फ है, ये ओमान का सी है। यहां से आपको ये समझना पड़ेगा कि इसके पास एक बहुत अच्छी चीजें भी, 1970 यानी कि 1970 से मैं बात करूं, 7 स्ट्रेटेजिक आइलैंड ईरान कंट्रोल करता है, 7। यही तो वो चीज है जो आपको समझनी पड़ेगी कि आखिर क्यों सब इसके पीछे पड़े। अब आपको ये समझना है, यानी 7 आइलैंड ईरान कंट्रोल कर रहा है। कैस्पियन सी में जो सबसे बड़ा आइलैंड आपको देखने को मिलेगा, यहां पे इसकी मैं बात कर रहा हूं, यहां पे हमारे पास एक बहुत बड़ा आइलैंड है जिसको अशरुत आइलैंड कहा जाता है। ये ईरान का पास है, सबसे इंपॉर्टेंट। पिछले 40 साल से ईरान वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए एक हेडेक बना हुआ है, यानी हम ये कह सकते हैं कि ईरान की रिलेशन यूरोप के साथ या वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ अच्छी नहीं है। लेकिन सवाल यही है कि इतना पावरफुल वेस्टर्न आर्मीज या इतनी पावरफुल वेस्टर्न इकोनॉमी, इतना पावरफुल होने के बावजूद भी वो ईरान पर डायरेक्ट अटैक कर क्यों नहीं सकते, उसके ऊपर कब्जा क्यों नहीं हो पा रहा? तो उसके लिए आपको एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा, और आपको ये समझना पड़ेगा उसके पीछे कुछ भी नहीं है, उसके पीछे है जियोग्राफिकल स्ट्रेटेजी।
यानी इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ईरान को अभी तक बचा के आ रहा है, यानी इसके पीछे का सबसे बड़ा है ये एरिया। अगर आप नोटिस करें, मैप को देखिए, तो आपको मैप जब समझ में आएगा आप ये समझ जाएंगे कि अभी तक क्यों कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ ईरान को कंट्रोल करने में लिए। अगर ये मैप को आप समझ जाएं तो आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहली चीज, ज्योग्राफी समझने में आपको एक फायदा होगा। ईरान के साउदर्न और वेस्टर्न साइड पे अगर आप देखेंगे, ये वाला एरिया देखिए आप, ये मैं बात कर रहा हूं, इसको कहा जाता है जैग्रोस माउंटेन रेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए भी, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी बहुत हिस्ट्री है। यानी ईरान के साउदर्न साइड में और वेस्टर्न साइड में, यानी कि ये वाला एरिया आप देखिए, ये इराक का बॉर्डर टच कर रहा है। यानी अगर मान लेते हैं कि इराक जो कि पहले एक बार अटैक कर चुका है, उसको ये माउंटेन पार करने के बाद ही वो ईरान के अंदर आ सकता है। तो पहली बात तो ये हो गई। आज मुझे ये पता चला कि ईरान पे अटैक करना बहुत मुश्किल इसलिए है क्योंकि एक माउंटेन रेंज को क्रॉस करना, जो कि जैग्रोस माउंटेन रेंज है, जो कोस्टल लाइन से लेकर इराक और टर्की तक फैली हुई है, यानी ऊपर से अगर आप जाएंगे ये सारा कवर करता है। तो इसका मतलब क्या बना? इसका मतलब ये बना कि ये माउंटेन्स नेचुरल फोर्ट्रेस, यानी आप किले कह सकते हो, यानी आप ये कह सकते हो कि नेचुरली उसको ऐसी चीज मिली है जिससे उसको कोई टेंशन लेने के लिए, यानी फोर्टिफिकेशन हो चुका है। यानी पूरी तरीके से वो माउंटेन खड़े हैं। और वो क्या काम कर रहे हैं इस समय? वो ये काम कर रहे हैं कि वो ईरान को, इस एरिया को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आया कि आखिर ऐसी क्या रीजन है कि ईरान के ऊपर कब्जा करना थोड़ा मुश्किल है। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन आपको माउंटेन रेंज को देना पड़ेगा। एरिया इतना, अगर अब आप बोलेंगे कि सर इसको क्रॉस किया जा सकता है या आगे चल सकते हैं, तो ये एरिया इतना खतरनाक है और आप ये कह सकते हैं कि इतना पथरीला है कि क्रॉस करना बहुत ही मुश्किल है, इम्पॉसिबल आप ले लीजिए। यानी आपको उसके लिए इतना हाई लेवल जाना पड़ेगा तब जाके आप ये क्रॉस कर पाएंगे। तो ये पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि यहां से जाना बहुत मुश्किल है। अब आप बोलेंगे क्या सर इतिहास में इससे पहले किसी कंट्री ने ये कोशिश की थी कि इस वाले बॉर्डर को क्रॉस करके अंदर चले जाए? यस, 1980 के अंदर जब इराक ने ये तय कर लिया, इराक ने सबसे पहले, यानी मुस्लिम कंट्री वर्सेस मुस्लिम कंट्री, इराक ने ये कहा था कि ये माउंटेन हमारे लिए क्रॉस करना बहुत इजी है। मैं कर रहा हूं 1980 की। 1980 में जब इराक ने ईरान पर अटैक किया था, सदाम हुसैन का प्लान था, अगर आपको याद होगा तो ये पीछे की एक हिस्ट्री है। सदाम हुसैन उस समय प्लान था, खुजेस्तान जो कि ऑयल रिच एरिया है, यानी इस साइड का जितना भी एरिया आपको देखने को मिल रहा है, ये सारा एरिया हम ले लेंगे। ये उस समय का प्लान था और इस प्रोविजन पर कब्जा करके ईरानियन रेवोल्यूशन को क्रश करना है। उस समय ये डर था कि ईरान शायद हमारे लिए खतरा है, तो इराक ने अटैक किया और एक रेवोल्यूशन शुरू हुई। लेकिन की आर्मी सिर्फ वहीं तक सीमित रहेगी, यानी आप ये कह सकते हैं कि यहीं तक आ पाए, उसके आगे नहीं जा पाए। जैग्रो क्रॉस एक जगह है इसी एरिया में आपको मिलेगा, ये वाला एरिया के इस पास के एरिया के अंदर से वो आगे नहीं जा पाए, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल साबित हुआ। आखिरकार 8 साल के बाद ईरान और इराक के बीच के अंदर जो लड़ाई थी बिना किसी बॉर्डर चेंज के खत्म हो गई, यानी कि ना उनको कोई फायदा मिला ना इनको कोई फायदा मिला। लेकिन एक पॉइंट आपको याद रखना, इस बार भी ईरान जो सक्सेसफुल हुआ 1980 के अंदर, उसके पीछे ना उनकी मिलिट्री फोर्सेस थी, उसके पीछे उनका एक माउंटेन था। मैं थोड़ा सा इसको इंडिया की हिस्ट्री के साथ जोड़ के दिखा देता हूं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझ में आएगा। जब भारत के अंदर एंशिएंट हिस्ट्री को हम पढ़ते हैं तो कहा जाता है कि राजा उस समय उन्हीं जगह को कवर करते थे जहां पे उनको माउंटेन्स मिलते थे, क्योंकि माउंटेन एक शील्ड का काम करते थे, आर्मी बच जाती थी। और ये सबसे बड़ी जगह मुझे याद आता है मगध का, और हम ये इतिहास में भी पढ़ते हैं कि मगध क्यों सक्सेसफुल हुआ, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन था उनके पास सबसे बड़े माउंटेन्स थे। तो वो यहां पे देखने को मिला। अब मैं थोड़ा सा नॉर्थ की ओर चलता हूं, यानी अब मैं कैस्पियन सी की बात करता हूं कि सर यहां से अटैक किया जा सकता है। नॉर्थ में अगर आप देखेंगे तो आपके पास है अल्ब्रूज माउंटेन्स, ये वाला माउंटेन, ये आती है दूसरी शील्ड। इस माउंटेन को, जो कि कैस्पियन सी के साथ नेचुरल शील्ड देता है, यानी आप ये कह सकते हैं डिफेंड कर रहा है, और ये इनको डिफेंड नॉर्थ साइड से कर रहा है, साउथ से ये डिफेंड है, साउथ से ये बचे हुए हैं। ये माउंटेन सिर्फ प्रोटेक्शन नहीं है, सबसे बड़ी बात इस माउंटेन की है ये रिसोर्सेज भी देता है, जिसमें यूरेनियम सबसे ज्यादा, गोल्ड, सिल्वर, जिंक। ईरान के पास दुनिया के सबसे बड़े जिंक रिजर्वियर हैं, वो भी यहीं से निकलते हैं, अल्ब्रूज माउंटेन्स। यानी हम ये कह सकते हैं एक तो माउंटेन्स है जो उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और यही उनको एज ए नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं जहां से वो अपनी इकोनॉमी को बढ़ा रहे हैं। ऑल्दो उनकी इकोनॉमी का क्या हाल है, बट आपको ये मानना पड़ेगा कि इस देश के पास हर साइड से, आप देखिए, वो इसका नॉर्थ देखिए, इसका साउथ साइड देखिए, इसका ईस्ट साइड देखिए, या इसका वेस्ट साइड देखिए, आप एक ही चीज फाइंड आउट करेंगे
कि जब भी इनकी जीत हुई है, इनके माउंटेन्स ने जिताया है। फिर मैं कहानी थोड़ी सी आगे लेके चलता हूं। कहानी शुरू होती है 20th सेंचुरी के अंदर, जब हम बात करते हैं नीचे की ओर। अब मैं आना चाहता हूं, ये दो एरिया हो गए। अब मैं बात करना चाहता हूं पर्शियन गल्फ एरिया की। 20th सेंचुरी के अंदर, यानी 20वीं शताब्दी के अंदर, पर्शियन गल्फ के पास अचानक से ये पता चलता है कि ह्यूज ऑयल और गैस रिजर्वेयर डिस्कवर हो गए। ये कहानी है 20th सेंचुरी की। पता चलता है कि यहां पे सबसे ज्यादा हमारे पास ऑयल रिजर्वेयर्स हैं, यानी कि यहां पे बहुत सारा तेल है, खनिज वगैरह सब कुछ हमारे पास है। तो कहानी यहां से स्टार्ट हुई, तो क्यों ना हम एक काम किया जाए कि इस एरिया को कब्जा किया जाए। ये 20th सेंचुरी की बात है। पर्शियन गल्फ के पास ह्यूज ऑयल रिसोर्सेज और गैस रिजर्वेयर डिस्कवर हो गए। आज ईरान के पास दुनिया के लगभग 10% ये तेल है और 15% नेचुरल गैस रिजर्वेयर्स है, यानी कि कुल मिला के ये बन जाता है आपका 25% सारा बिजनेस आपका यहीं से होता है। ये 20th सेंचुरी की बात है। यानी अब आप देख लीजिए, आपके साउथ साइड, आपके नॉर्थ साइड, और सबसे इंपॉर्टेंट 20th सेंचुरी यानी कि पर्शियन गल्फ के अंदर आपको ये मिल गया। तो आपके लिए एक बात बड़ी क्लियर हो गई कि आपके इर्द गिर्द में जितना भी एरिया है वो इकोनॉमिकली इतना स्ट्रांग है कि आपको आगे बढ़ा सकता है। अगर कोई इन माउंटेन्स को क्रॉस भी कर ले, मान लीजिए कि क्रॉस कर लिया, तो अंदर जाते हुए ही, मिलते ही इस पे एक हमें माउंटेन देखने को मिलता है। अगर आप उस माउंटेन को देखेंगे, उस माउंटेन का नाम है, बहुत बहुत मशहूर माउंटेन है, दश्ते लूत और दश्ते कबीर। इसका नाम है दश्ते लूत और दश्ते कबीर डेजर्ट कहा जाता है। कहा जाता है कि अगर कोई क्रॉस कर ले लूत डेजर्ट को क्रॉस करके, यानी पर्शियन गल्फ से अंदर भी चला जाए, को दुनिया का हॉटेस्ट प्लेस में से माना जाता है। यहां 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड हो चुका है, यानी इतना खतरनाक है कि आप सरवाइव नहीं कर सकते। तो मतलब जियोग्राफिकली ईरान के पास ऑलमोस्ट अनकंकरेबल बना दिया गया है, यानी कि मुश्किल है एक दुनिया के लिए कि उसको अचीव किया जाए। अब वो अलग बात है कि अब टेक्नोलॉजी, ये मैं बात कर रहा हूं उस समय की 20th सेंचुरी की। अब बात करते हैं जियोपॉलिटिक्स की, यानी ये तो इनका जियोग्राफिकल एरिया है। आखिर सर इनकी जियोपॉलिटिक्स क्या कहती है? मैं थोड़ा सा ईरान के बारे में आपको आप थोड़ा सा रिलीजियस पर्सपेक्टिव से समझाता हूं कि यहां कौन कौन से धर्म है। मैं ईरान के बारे में जब बात करता हूं, इस एरिया को अगर आप देख लेंगे, ये एरिया ऑलमोस्ट आपका शिया लोगों से भरा पड़ा हुआ, मतलब जियोग्राफिकली ईरान तो ऑलमोस्ट अब ये समझ लीजिए कि मुश्किल है उसको। लेकिन अब अगर हम बात करें जियोपॉलिटिक्स की, ईरान की टोटल पॉपुलेशन करीबन हम कह सकते हैं 9 करोड़ है, जिसमें से 95% लोग आपको जो यहां देखने को मिलते हैं, वो 95% जो लोग हैं वो सारे के सारे शिया हैं, यानी जिसमें से 95% शिया मुस्लिम है। इसके अंदर 62% जो लोग रहते हैं, 62% वो पर्शियन लोग हैं। और हम जब भी इंडिया की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम पर्शियंस के बारे में बहुत पढ़ते हैं। 16% ईरान के पास अजरी लोग हैं, ये अजरी लैंग्वेज बोलते हैं। उसके अलावा 10% इनके पास जो पॉपुलेशन है वो कुर्द बोलते हैं, यानी कि कुर्द लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं। और कुछ बचे हुए बाकी जो हैं वो बलोच हैं, और उसमें से कुछ अरब के भी हैं, लूर के भी हैं, और तुर्की कम्युनिटी भी यहाँ पे है। बट मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है दैट इज 95% जो है वो तुर्की कम्युनिटी है। अब अचानक से ऐसा क्या हुआ? 1979 के अंदर जब आप नोटिस करेंगे इस एरिया के अंदर, यानी ईरान, इस एरिया को अभी भूल जाइए, इस एरिया पे फोकस करिए। 1970 हिस्ट्री के अंदर एक इस्लामिक रेवोल्यूशन आया, यानी 1917 का एक इस्लामिक रेवोल्यूशन से पहले ईरान जो है अमेरिका का एक स्ट्रॉन्ग एलाई हुआ करता था। यानी हम ये मानते हैं कि 1979 से पहले ईरान की बहुत अच्छी दोस्ती हुआ करती थी अमेरिका के साथ। और यह भी कहा जाता है कि अमेरिका ईरान को मिलिट्री जेट्स तक देता था, सप्लाई होते थे। ईरान ने 1948 यानी कि भारत की आजादी के बाद, हम आजाद हुए 1947 में, ईरान ने 1948 के अंदर एक नया चैप्टर खोला, और ये है वो जिसको आज वो मानने से मना कर रहे हैं। 1948 के अंदर ये वाला रीजन आपको देखने को मिल रहा होगा, ये है वो रीजन, इजराइल का रीजन, जिसके ऊपर सब आज कहानी चल रही है। ये मैं रीजन जो दिखा रहा हूं, इसको आपने नोट करना है। 1948 के अंदर, ये 1948 की बात है, 1948 के अंदर इजराइल को रिकॉग्नाइज कर दिया, यानी ये कहा कि हम इस देश को मान्यता देते हैं। लेकिन इसके बाद जब आपको याद होगा, जिनकी रिसेंटली डेथ हुई, अयातुल्ला खोमनी के आने के बाद सब कुछ बदल गया। उन्होंने ये कहा था कि मैं इस वाली कंट्री को, पर्टिकुलरली इस कंट्री को नहीं मानता हूं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ये था कि इस कंट्री ने फलस्तीन के
हुकूक जो है उनको खराब किया है, और ये इनकी जगह नहीं है। अब आपको ये पॉइंट समझना पड़ेगा। इसका मतलब ये बना कि जब हम सुप्रीम लीडर की बात करते हैं जिनका कल इंतकाल हो गया, उनका सबसे बड़ा रीजन ये था कि उन्होंने इजराइल को ये कह दिया था कि मैं आपकी कंट्री को नहीं मानता, और आपके पास जो एरिया है वो बेसिकली फलस्तीन का एरिया। अब आप ये मान लीजिए कि इस 1948 आपको जो है वो कोई और नहीं होगा, वो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया आज से ईरान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। डिप्लोमेटिक टाइज जितने भी थे वो खत्म हो गए। इवन दो ईरान की कैपिटल के अंदर जो इजराइल एम्बेसी थी उस फलस्तीन की एम्बेसी कन्वर्ट कर दिया गया। इसके बाद सिर्फ इजराइल ही नहीं, अमेरिका और अरब की मोनार्की भी ईरान से अलर्ट हो गए। अब सवाल यह है कि मान लीजिए कि सर इजराइल का तो हमें समझ में आ गया कि वो इसलिए उनको मान्यता नहीं दे रहे, तो इसलिए उनके खिलाफ लड़ रहे। सर अरब के लोग जो कि मुसलमान देश हैं वो क्यों नहीं उनसे मिलते? उसका एक रीजन है, क्योंकि अगर आप ईरान की बात करेंगे तो ईरान में जो फिलॉसफी चलती है वो शिया फिलॉसफी। इसलिए सऊदी अरब, इराक, सीरिया की अगर मैं बात कर लूं, उनको ऐसा लगने लगा कि अगर ये फिलॉसफी बाहर की ओर निकली, जो हमारा मोनार्की सिस्टम है, जो राजा का पंच चल रहा है, वो खत्म हो सकता है। और हां, इस सुप्रीम लीडर के बारे में इतिहास गवाह है कि उन्होंने अपनी फिलॉसफी को दूसरे देशों तक पहुंचाने की कोशिश की। अरब स्टेट्स को डर था कि शिया रेवोल्यूशन उनके देशों तक ना पहुंच जाए। मतलब आप ये कह सकते हैं सऊदी अरब को कह लीजिए, उसके बाद आप इराक को कह लीजिए, सीरिया को कह लीजिए, मुसलमान सारी ओमान को कह लीजिए। एक डर पड़ गया कि अगर शिया आए तो जो सुन्नी है उनके खिलाफ हो जाएगा। अब ये लड़ाई जो है ये रिलीजियस वॉर हो गई, यानी सुन्नी वर्सेस शिया। यहां पे पॉइंट इंटरेस्टेड था। तब ईरान ने सर्वाइवल के लिए एक नई स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर ली। ईरान को ऐसा लगा कि अगर मैंने ज्यादा पुश किया तो शायद ये सारे लोग मिलकर मेरे पे अटैक कर लेंगे, तो उन्होंने स्टॉप कर दिया और एक प्रॉक्सी वॉरफेयर में चले गए। अब आपको मैं ईरान की एक और बात बताता हूं। ईरान ने एंटी इजराइल ग्रुप्स को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अब आप समझ लीजिए सबसे बड़ा दुश्मन इस समय, यानी दो जो लड़ाइयां हो रही हैं वो इजराइल वर्सेस ईरान है। उसके पीछे की कहानी जरा समझिए। ईरान ये जानता था कि डायरेक्ट कंट्रोल करना, यानी ईरान से मिसाइल दागना इजराइल के लिए मुश्किल होंगे। इसलिए ईरान ने क्या काम किया, लेबनान के एरिया को, ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, लेबनान के एरिया में अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, एक तो फलस्तीन के अंदर हमास और हिजबुल्लाह इन लेबनान, इन मिलिटेंट्स को तैयार किया। और ये कहा जाता है इवन यमन के अंदर हुथीज जो हैं उनको भी सपोर्ट किया। इस नेटवर्क को कहा जाता है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, जिसमें लेबनान आता है, जिसमें आपका फलस्तीन आता है, और जिसमें आपका यमन। ये तीन कंट्रीज याद रखिएगा, यमन, लेबनान और फलस्तीन, इनको अपने साथ जोड़ लिया। और इनको ये कहा क्योंकि आपका दुश्मन और मेरा दुश्मन सेम है, मतलब आपका भी दुश्मन इजराइल है, हमारा भी है, तो क्यों ना एक काम किया जाए, मैं आपको सपोर्ट करता हूं। जब इजराइल और गाजा में आपको याद होगा लड़ाई हुई थी, तब लेबनान ने हिजबुल्लाह मिसाइल फायर करते हुए रेड सी में होती शिप, यानी कि जो सबसे इंपॉर्टेंट यमन का एरिया है, और उस समय हमें यह पता चलता है कि जितने भी ड्रोन टेक्नोलॉजीज यूज की गई थी उस समय 2024 में, जो ड्रोन्स यूज किए गए थे, जिस ड्रोन को गिराने के लिए फ्रांस ने 1 मिलियन और नियर अबाउट 15 मिसाइल दागे थे, जबकि ड्रोन की कास्ट जो कि इराक के पास थे वो 20,000 से ज्यादा नहीं थे। कहा जाता है कि उस समय भी ईरान ने इन लोगों का हेल्प की, यानी लेबनान की हेल्प की। उसके बाद गाजा के अंदर जो हुआ, इसराइल को यह क्लियर हो गया था कि ये छोटी कंट्रीज ईरान के बिना कोई भी अटैक नहीं कर सकती। तो ये क्लियर कर लीजिए पॉइंट कि आज अगर ईरान और इजराइल की लड़ाई चल रही है, उसके पीछे का रीजन वो गाजा की लड़ाई नहीं भूलेगा। अब हम थोड़ा सा बाहर की ओर देखते हैं। सवाल ये निकल के आया, कल एक रिपोर्ट आई कि रशिया ने ये कंडेम किया है कि ये क्यों हुआ। अब मैं थोड़ा सा रशिया को इसके अंडर लाता हूं। देखिए, रशिया जैसे यूक्रेन के ऊपर लड़ाई कर रहा है, रशिया भी यूक्रेन वॉर में ईरानियन ड्रोन्स यूज कर रहा है। वो इसलिए वो ड्रोन्स यूज कर रहा है क्योंकि वो ड्रोन ईरान ऑलरेडी इजराइल के ऊपर यूज कर चुका है। तो इससे समझ में आता है कि अगर वॉर जो अभी हो रही है उसमें सबसे ज्यादा ड्रोन जो यूज किए जा रहे हैं वो ईरानियन है। यूएस सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान के पास मिडिल ईस्ट के सबसे बड़े बैलिस्टिक मिसाइल्स इनोवेटर्स हैं, यानी इससे बेस्ट मिसाइल्स नहीं हो सकते, जो 2000 किलोमीटर तक टारगेट हिट कर सकते हैं। तो नटशल में एक बात क्लियर हो गई कि जियोग्राफी, प्रॉक्सी नेटवर्क, मिसाइल, ड्रोन और चेक पॉइंट्स मैसिव अगर देखेंगे तो ये एक रीजन बना जिसकी वजह से आज ईरान के ऊपर अटैक हो रहा है। अब सवाल ये है, दुनिया के दो मेजर चेक पॉइंट्स हैं। अब ये खतरा है उन सब के लिए जब हम
इंडिया के तौर पे आप देखते हैं। अब आपको ये वाला पॉइंट समझना है। देखिए, सबसे पहली बात, इस वाले रीजन को आप कंसिडर, और कुवैत के ऊपर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। कल से हमें एक बड़ी इंफॉर्मेशन आई कि ये एरिया हिट हुआ। अब आपका सवाल होगा कुवैत क्यों हिट हो रहा है? बेटा, कुवैत इसलिए हिट हो रहा है क्योंकि ये जो रास्ता है, ये ही रास्ता तो सब कुछ है, जिसके ऊपर सब कुछ, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज एरिया जो है, जिसे बाबले मंदीब भी कहा जाता है, ये पुरानी लैंग्वेज में है, ईरान का टारगेट रेंज में है। इस वजह से वेस्टर्न कंट्रीज डायरेक्ट अटैक से पहले 100 बार सोचती हैं कि क्या इसको अटैक किया जाए, क्योंकि इस एरिया से ही सारा माल जाता है। अब रशिया और चाइना भी ईरान के डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजिक बैक कर रहे हैं, यानी कहा यह जाता है कि चाइना और रशिया उनके साथ है, लेकिन खुल के सामने नहीं आए। इसीलिए ईरान सिर्फ एक कंट्री नहीं, बल्कि एक कैलकुलेटेड जियोपॉलिटिक प्लेयर है। आपको यह मानना पड़ेगा। कैलकुलेटेड जब मैं कह रहा हूं तो ये समझ लीजिए, इसकी हिस्ट्री, इसकी बायो, जो सब कुछ है, जिसका पोटेंशियल के अराउंड बहुत सारे ग्रे एरियाज आपको देखने को मिल रहे हैं। उसके पीछे एक जो सबसे बड़ा रीजन बना कि न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम के ऊपर, कि ये एक न्यूक्लियर प्रोग्राम बना रहे हैं, अगर ये बन जाए तो ये सबके लिए खतरा होगा। अब सवाल इस पे जरा ले लीजिए। सऊदी अरब की बात करें, इराक की बात करें, टर्की की बात करें, उसके बाद अब इस एरिया की बात करें, लिबनान की बात करें, तुर्कमेनिस्तान की बात, क्योंकि इस एरिया से कोई हिल्ला उल्ला नहीं है। इस एरिया की बात करें तो क्या यह सवाल था कि उन्होंने कैलकुलेटेड जियोपॉलिटिक प्लेयर होते हुए न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाया? तो उससे यह साबित हुआ, सब देशों को यह खतरा था कि अगर इनके पास न्यूक्लियर प्रोग्राम बन गया तो शायद आने वाले दिनों के अंदर यह खतरा हो सकता है अमेरिका के लिए, यह खतरा हो सकता है इजराइल के लिए। तो एक प्रॉक्सी फंडिंग हुई, मिसाइल के ऊपर बात हुई, बट सवाल आके वहीं पे खड़ा हुआ इस अनसर्टेनिटी के ऊपर, यानी कि जो क्लैरिटी नहीं दिखाता है। क्या ये क्लियर है कि इसी वजह से ईरान पर डायरेक्ट वॉर का रिस्क कोई भी इजीली नहीं लेता? यानी हमें ये इस मैप के थ्रू ये समझ में आया कि आखिर बहुत बार जब हम सवाल करते हैं अपने आप से कि सर व्हाट इज द रीजन दैट ईरान के ऊपर इतनी सारी चीजें क्यों हो रही है, मुझे उम्मीद है कि इन सारे मैप्स के थ्रू आपने ये समझा होगा कि व्हाई ईरान थ्रू मैप, कि अभी क्यों वो अकेला है और उसकी रीजन क्या है जिसकी वजह से, और उसमें सबसे बड़ी बात पता चली कि ईरान के पास जो जियोग्राफिकल एरिया है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। I hope you have enjoyed, not as a news, but as a historical background behind the Iran and what is going on, जो कि चल रहा है अभी, उसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि उसके पीछे की एक जियोग्राफिकल लोकेशन बहुत बड़ा मैटर करती है। Thank you so much. I hope you have enjoyed. Do share this video with others. Stay safe and see you in the next class. Till then, bye bye.